हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज हम आप सभी के बीच प्रस्तुत हैं इस एक नए सीरीज़ के साथ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपके CUET के अंडर ग्रेजुएट कोर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के बारे में, जिसमें कि आज हम बिज़नेस स्टडीज़ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सो ऑन। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चंस के साथ, जैसा कि मैंने आप सभी को इनिशियली बताया कि आज हम बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो ये रहे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, मारुति उद्योग बिकेम द लीडर इन स्मॉल कार्स मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड्स फॉर स्मॉल कार्स। विच इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज़ बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव केस। तो जैसा आपको केस दिया गया है कि मारुति उद्योग ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया स्मॉल कार्स के नीड्स को, और जिसकी वजह से वो मार्केट, स्मॉल कार के मार्केट में एक लीडर की तरह इस्टेब्लिश्ड है। इसके वजह से आपको कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस हाईलाइट किया गया है। सो ऑप्शंस आर हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, सेकेंड इज help in coping with rapid changes, third one is helps in improving performance, and the last one is help in identifying opportunities and getting first mover advantage. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, सजेशंस या इंस्ट्रक्शंस जो समझिए आप। देखिए 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, और अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस देखिए, और मेरे समझ में आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है आप खुद से अपने आंसर लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, और जैसे ही मेरे वीडियो में आप आंसर देखते हैं तो आप उसके बाद अपने आंसर को क्रॉस टैली करें। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को देख लेने के बाद अगर पॉसिबल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को ज़रूर से ज़रूर बताएं, सो दैट कि मैं समझ पाऊँ कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हो पा रहा है ये वीडियो। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस, जो आपका करेक्ट आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन में वो है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्योंकि मारुति उद्योग ने स्मॉल कार्स की नीड को आइडेंटिफाई किया सबसे पहले, और इसी वजह से उनको बेनिफिट मिला कि वो स्मॉल कार के लीडर के तौर पर स्टैब्लिश हुए। तो इसीलिए इन्होंने आइडेंटिफाई किया उस मौके को, और उसके वजह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी उन्होंने गेन किया है। तो दैट वाज द आंसर ऑफ द गिवन केस। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट ऑफ द बिजनेस फर्म्स आर यूजिंग सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा टू प्रमोट देयर बिजनेस। तो ये बहुत कॉमन सी बात है आज के समय में। Which dimensions of business environment is being highlighted? तो ये जो यहाँ पर सोशल मीडिया का यूज़ करने की बात आ रही है प्रमोट करने के लिए अपने बिजनेसेस को, इसके वजह से किस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। और आप सभी को मालूम है कि 5 बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस आते हैं, जिसको मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकेंड वन इज़ लीगल एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, एंड द लास्ट वन इज़ सोशल एनवायरनमेंट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स की बात की जा रही है, तो यानी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज़ की बात यहाँ पर हो रही है। तो दैट मीन्स बिजनेस ने टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को यूज़ किया है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विथ फॉरेन कंट्रीज is a major element of which of the following components of business environment। तो अगेन components of business environments कुछ और नहीं, वही है मैक्रो एनवायरनमेंट या फिर डायमेंशंस, जिसमें ऑप्शन दिया है सोशल एनवायरनमेंट, नेक्स्ट वन इज लीगल एनवायरनमेंट, थर्ड वन इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो जिस कॉन्सेप्ट पर यहाँ बात हो रही है वो है रिलेशनशिप ऑफ कंट्री विद अनदर कंट्री,
और ये कुछ और नहीं, ये हमारे पॉलिटिकल ओपिनियन पर डिपेंड करता है, पॉलिटिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से दो देशों के बीच का रिलेशनशिप डिसाइड करता है बिजनेस के प्रोग्रेस को, और बिजनेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी वेलकम करता है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप एडवोकेटेड बाय टेलर, द 4 पर्सनल हु वर्क अंडर प्लानिंग इंचार्ज। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि टेक्निक जो फंक्शनल फोरमैनशिप का उसको एडवोकेट किया एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, और जिसके अंडर उन्होंने 2 इंचार्जेस या 2 डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, जिसमें एक प्लानिंग है और दूसरा प्रोडक्शन है। तो प्लानिंग के अंदर 4 और प्रोडक्शन के अंदर भी 4 हैं। तो इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में कि जो प्लानिंग के अंदर चार्ज है वो 4 इंचार्जेस हैं, वो कौन कौन हैं। तो ऑप्शंस में है डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड रूट क्लर्क। सेकेंड है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। थर्ड वन इज रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इंस्पेक्टर एंड इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ऑप्शन डी है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड डिसिप्लिनेरियन। तो जो आपके दिए गए ऑप्शन में बिल्कुल सही आंसर बनता है एज पर द गिवन केस। प्लानिंग इंचार्ज की हम बात कर रहे हैं, तो प्लानिंग इंचार्ज हमारे यहाँ पर कोई और नहीं है, ये हैं डिसिप्लिनेरियन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड रूट क्लर्क। ठीक है, इस तरीके से ये 4 मिलकर के हमारे प्लानिंग इंचार्ज कहलाते हैं या 4 एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये प्रोडक्शन इंचार्ज के अंतर्गत आते हैं। चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो एक टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, हाउ मच मोर विल अ वर्कर मेकिंग 60 यूनिट्स, अगर एक वर्कर 60 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो उसको कितना ज़्यादा मिलेगा, एज़ कम्पेयर टू अ वर्कर मेकिंग 49 यूनिट्स। तो कोई वर्कर है जो 49 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और एक दूसरा है जो कि 60 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, दोनों में से कितना ज़्यादा मिलेगा उस 60 यूनिट प्रोड्यूस करने वाले वर्कर को। अगर कंडीशन ये दिया जाए कि इफ़ द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज़ 50 यूनिट्स एंड दोज हु मेक्स स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर देन दैट गेट ₹75 फॉर यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट पर डे का है 50 और जो इसको अचीव करता है या उससे ज़्यादा उसको ₹75 पर यूनिट के हिसाब से मिलता है, एंड दोज बिलो गेट्स ₹65 पर यूनिट। तो ये तो हो गया हमारा रेट या गिवन केस पूरे क्वेश्चन में जो देना था। और अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए गए आपके सामने ये 4। नाउ इन 4 में से कौन सा गलत कौन सा सही है, इसका कैलकुलेशन किए बिना जानना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ही। तो देखिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम ये सिखाता है कि देयर शुड बी 2 काइंड्स ऑफ वेज सिस्टम, जिसमें से एक स्टैंडर्ड रेट होता है और एक बिलो स्टैंडर्ड रेट होता है, जो कि आपके सामने है। और स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे का है 50 यूनिट्स। तो जो 50 यूनिट से कम का प्रोडक्शन करेगा उसको इस बिलो स्टैंडर्ड रेट से अमाउंट मिलने वाला है, सॉरी वेजेस मिलेगा। और जो स्टैंडर्ड यानी 50 यूनिट्स को टच करता है या उससे ज़्यादा तो उसको मिलेगा स्टैंडर्ड रेट यानी 75। तो पहले वर्कर ने 60 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, है ना, 60 यूनिट्स, और अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो ये उससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसको 75 के हिसाब से मिलेगा ये अमाउंट। और इसके हिसाब से जो इसका पेमेंट बनेगा वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। एंड देन नेक्स्ट आता है कि नेक्स्ट वर्कर ने कितना प्रोडक्शन किया, वो है 49 यूनिट्स। और 49 यूनिट्स का मतलब हो गया बिलो स्टैंडर्ड, और बिलो स्टैंडर्ड का मतलब आपका रेट अप्लीकेबल जो होगा वो होगा 65। एंड देन इसका भी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। जैसे ही आप इन दोनों को कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो डिफरेंस आपका इन दोनों के बीच में आने वाला है दिस विल बी द आंसर, और जो कि आएगा ₹1315। तो ये हो जाएगा आपके इस केस का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन 2 मिलकर टेक्निक्स आपने पढ़े होंगे, उनमें से स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है और उसके रिगार्ड में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड दिया है टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। तीसरा दिया है टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, साइजेस एंड टाइप्स। एंड चौथा दिया है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर एक्सेलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स। इन सभी में से जो ऑप्शन नंबर आपके सामने सी है ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का, क्योंकि उसमें एलिमिनेट की बात हो रही है। तो इसीलिए आप क्लियर रखें कि ये जो ऑप्शन दिया गया है तो सही, लेकिन ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए सही है। तो इसका मतलब आपके इस कॉन्टेक्स्ट में ये एक फॉल्स स्टेटमेंट बनता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7।
This principle will give rise to spirit of mutual trust and belongingness among team members. Or which principle of management stated by Fayol is highlighted by this statement? तो जो स्टेटमेंट आपने ऊपर पढ़ा अभी, जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट के स्पिरिट को डेवलप करने की बात हो रही है, बिलोंगिंगनेस ऑफ टीम मेंबर्स की बात हो रही है, तो ये फेयोल के किस प्रिंसिपल में बताया गया है? ऑप्शन आपके सामने, इनिशिएटिव, सेकेंड वन इज स्पिरिट डी कॉर्प्स, थर्ड वन इज इक्विटी एंड द लास्ट वन इज रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो काफ़ी सिंपल है, स्पिरिट वर्ड को देखने से ही आपको इसी से अंदाज़ा मिल जाना चाहिए, यहाँ पर स्पिरिट है और यही है आपका करेक्ट आंसर, स्पिरिट डी कॉर्प्स। और इसकी मीनिंग यही एग्जैक्ट सिखाई गई है, बिलोंगिंगनेस बिटवीन द मेंबर्स एंड स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, दिस इज द की स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें एक असर्शन होगा, एक रीजन, और आपको करेक्ट आंसर चुनने हैं ऑप्शंस में से। तो असर्शन है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। रीजन है एक्टिविटीज़ आर इंडिपेंडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स। और जैसा हमेशा एक असर्शन इन क्वेश्चंस में होता है, वही 4 ऑप्शन आपको दिखाई देने वाले हैं। पहला दिया है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू है, जिसमें से रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकंड ऑप्शन दिया है असर्शन रीज़न दोनों ही ट्रू है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड में असर्शन ट्रू बताया गया, रीज़न को फॉल्स, और लास्ट में असर्शन को फॉल्स और रीज़न को ट्रू। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन 2 स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करें कि ट्रू है या फॉल्स। तो पहला लिखा है कोऑर्डिनेशन को बताया गया कि ये नीडेड है ऑल डिपार्टमेंट्स में भी और ऑल लेवल में, बिल्कुल सही है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और एक्टिविटीज़ आर इंडिपेंडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स, नहीं, हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ इंडिपेंडेंट नहीं है वो, बल्कि डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, यानी ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर बनता है सी, असर्शन ट्रू है जबकि रीज़न फॉल्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। एट टाइम्स अ बिजनेस मे कंसंट्रेट ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स with fewer resources but cannot achieve the targeted production। यानी कह रहे हैं कि एक फर्म है या एक बिजनेस है जो कि इस पर कॉन्सेंट्रेट करती है कि गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे कम रिसोर्स को खर्च करते हुए, लेकिन वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है। इन सच अ केस द बिजनेस इज सेड टू बी इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, efficient but not effective, both effective and efficient, and last one is neither effective or nor efficient। देखिए, तो इसके जानने के लिए आपको इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग को एक बार क्लैरिफाई करा देता हूँ मैं। इफेक्टिव का मतलब होता है काम को, टारगेट को पूरा करना, और एफिशिएंट का मतलब होता है कॉस्ट सेव करके प्रोडक्शन करना, आपके रिसोर्स की बर्बादी न करना। तो यहाँ पर आपने बोल तो दिया कि फ्यूअर रिसोर्स को यूज़ करते हुए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि एफिशिएंट तो आप बन रहे हैं, लेकिन आपने टारगेट को अचीव नहीं किया है, यानी कि आप एफिशिएंट नहीं हैं, तो इसीलिए इफेक्टिव नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप एफिशिएंट हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। To become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountant of India। जैसा आप सभी जानते हैं, ICAI के एग्ज़ाम को पास करके ही हम में से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है या बनता है। Which feature of profession is being revealed? तो प्रोफेशन कई सारे फीचर्स में से यहाँ कौन सा कहा गया? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, या फिर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो जो आपके सामने केस दिया गया है इसके अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि जिस कैंडिडेट ने ICAI के एग्ज़ाम को पास नहीं किया हुआ होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। यानी सब बन सकते हैं, बट बनने के लिए आपको ICAI का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और ये जो फीचर है ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की मीनिंग को बता रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हुआ। तो इस तरीके से आज के दिए गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो वीडियो है पूरा होता है, और उम्मीद करते हैं आपके COET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अकाउंटेंसी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।